तो चलिए भारतीय संविधान के बनने की कहानी को आज गहराई से समझते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई आम लेख नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वाले स्टडी नोट्स हैं। सोचिए, किसी टॉपर के हाथ से लिखी गाइड जिसमें हर जरूरी तारीख, हर अहम मोड़ को सलीके से सजाया गया है। आज हमारा मकसद इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके उस पूरी प्रक्रिया को खंगालना है जिसने भारत की तकदीर लिख दी। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। और ये सफर वाकई कमाल का है, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है। ये नोट्स हमें उस जबरदस्त बहस, असहमति और आखिर में जो सहमति बनी उसकी एक झलक देते हैं। हाँ, जिसने एक दस्तावेज को जन्म दिया। बिल्कुल, ये एक मुल्क के जन्म की कहानी है जिसे नियमों और सिद्धांतों में पिरोया जा रहा था। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन चीजों पर रोशनी डालते हैं जिन्हें परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी माना जाता है। और असल में वही चीजें इस कहानी की सबसे अहम कड़ियां भी हैं। सही। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये विचार आया था से कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। स्रोत बताते हैं कि इसकी मांग 1930 के दशक में ही शुरू हो गई थी और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे आगे थी। बिल्कुल, और हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में ये विचार अपने आप में कितना क्रांतिकारी था। इसका सीधा सा मतलब था आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय यानी भारतीय अपने भविष्य के नियम खुद बनाएंगे। कोई बाहर की ताकत, मतलब ब्रिटिश हुकूमत, उन पर कुछ थोपेगी नहीं। ये कहना कि हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, उस दौर में एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान था। एक आजाद मुल्क बनने की नींव यहीं से पड़ी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मांग तो रख दी गई, लेकिन सिर्फ मांग करने से तो कुछ नहीं होता। इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए कोई प्लान तो बना होगा। स्रोतों में 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान का जिक्र है और इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, यही वो प्लान था जिसने कागज पर मौजूद एक विचार को जमीन पर उतारा। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं कि व्यावहारिक खाका था। अच्छा। इसने तय किया कि संविधान सभा बनेगी कैसे, उसमें कौन लोग होंगे और उन्हें चुना कैसे जाएगा। और ये उस वक्त के भारत की उलझी हुई राजनीतिक सच्चाई को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मतलब ब्रिटिश भारत के प्रांत भी थे और सैकड़ों देसी रियासतें भी। बिल्कुल, उन सब के बीच एक संतुलन बनाना था। इस प्लान में प्रांतों को ABC ग्रुप में बांटने की बात भी है। ये क्या था? सुनने में तो किसी स्कूल के सेक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं था। ये भारत को एक साथ रखने की आखिरी सबसे बड़ी राजनीतिक कोशिश थी। अच्छा। राजनीतिक कोशिश। हाँ। इसका असली मकसद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के गहरे मतभेदों को सुलझाना था। ग्रुप B और C में मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक साथ रखा गया ताकि उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता मिल सके और वो भारत से अलग होने की मांग छोड़ दें। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का खेल था, जो अफसोस आखिर में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसने संविधान सभा के बनने का रास्ता जरूर साफ कर दिया। प्लान तो बन गया, लेकिन इस सभा में बैठेगा कौन? क्या इसके लिए पूरे देश में चुनाव हुए थे? मुझे ये बात कभी ठीक से समझ नहीं आई। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। नहीं, आम जनता ने सीधे वोट नहीं दिया था। तो फिर? असल में जो प्रांतीय विधान सभाएं पहले से मौजूद थीं, उनके सदस्यों ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना था और ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ। एक मिनट, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये विजेता सब कुछ ले जाता वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं में जिस पार्टी की जितनी सीटें थीं, उसे उसी अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने का मौका मिला। अच्छा। ये सिस्टम एक तरह से उन विधानसभाओं में मौजूद अलग-अलग पार्टियों की ताकत का आईना था। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि जिन लोगों ने प्रांतीय विधानसभाओं को चुना था, उन्हें भी वोट देने का अधिकार सीमित था। मतलब उस समय हर किसी को वोट देने का हक नहीं था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो एक खास हद तक पढ़े लिखे थे या सरकार को टैक्स देते थे। आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि सभा को चुना गया था, तो ये आज के यूनिवर्सल वोटिंग जैसा चुनाव बिल्कुल नहीं था। और रियासतों के प्रतिनिधि तो चुने भी नहीं गए थे। उन्हें तो वहाँ के राजा महाराजाओं ने बस मनोनीत करके भेजा था। हाँ, इसी वजह से सभा की आलोचना भी होती है कि वो पूरी तरह से लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ठीक है, तो सभा बन गई, लोग भी आ गए। अब काम कैसे शुरू हुआ? नोट्स के मुताबिक पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये क्या था?
और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? उद्देश्य प्रस्ताव को आप संविधान का दार्शनिक जीपीएस कह सकते हैं। दार्शनिक जीपीएस दिलचस्प है। ये वो दस्तावेज था जिसने सभा को बताया कि हमें जाना कहाँ है। इसमें वो सारे महान सिद्धांत और सपने थे जिन पर आजाद भारत की नींव रखी जानी थी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। बिल्कुल, इसने पूरी बहस को एक नैतिक और दार्शनिक दिशा दी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। लेकिन क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं थे? उस समय तो देश बंटवारे की आग में जल रहा था, दंगे हो रहे थे। इन आदर्शों का जमीन पर क्या मतलब था? आपका सवाल बहुत वाजिब है। उस उथल-पुथल के माहौल में ये शब्द खोखले लग सकते थे, लेकिन यही तो दूरदर्शिता थी। नेहरू और बाकी नेताओं का मानना था कि इस अंधेरे दौर से निकलने के लिए एक ऊंचे लक्ष्य की, एक रोशन भविष्य के वादे की जरूरत है। ये प्रस्ताव सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था आने वाली पीढ़ियों से। ये कह रहा था कि हम भले ही आज मुश्किलों से घिरे हैं, लेकिन हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो इन सिद्धांतों पर चलेगा। और बाद में यही प्रस्ताव थोड़े बदलावों के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। तो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए एक विजन तो रख दिया, लेकिन सिर्फ विजन से तो देश नहीं चलता। उस विजन को कानून के एक एक अनुच्छेद में कैसे बदला गया, मुझे लगता है असली मेहनत तो वहीं शुरू हुई होगी। बिल्कुल, और वो मेहनत हुई समितियों में। ये संविधान बनाने की प्रक्रिया का आप कह सकते हैं कि सबसे अहम हिस्सा था। हाँ, संविधान बनाना कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और जटिल काम था। तो क्या प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, हर विषय पर खुद रिसर्च करती थी? मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव प्रक्रिया, ये सब? नहीं, यहीं पर समितियों का जादू है। प्रारूप समिति एक तरह के मास्टर शेफ थी, लेकिन सामग्री अलग-अलग स्पेशलिस्ट शेफ से आ रही थी। अच्छा, मतलब काम बटा हुआ था। हाँ, जैसे सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक बहुत जरूरी समिति थी जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी क्षेत्रों के हक पर काम कर रही थी। नेहरू की भी एक समिति थी। हाँ, नेहरू की अपनी समिति संघ की शक्तियों को देख रही थी। ऐसी ही दर्जनों छोटी बड़ी समितियां थीं जिन्होंने महीनों तक अपने अपने विषय पर दुनिया भर के संविधानों को खंगाला, बहस की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। और फिर अंबेडकर की टीम ने इन सभी सिफारिशों को एक साथ पिरोया। हाँ, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। प्रारूप समिति से पहले भी एक शख्स ने एक पहला खाका तैयार कर लिया था। ओह, कौन थे वो? उनका नाम था बीएन राव। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि एक बेहद काबिल सिविल सेवक और कानून के जानकार थे, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अच्छा, तो अंबेडकर और प्रारूप समिति से पहले भी कोई मसौदा था? मुझे लगा था कि सारा काम उन्होंने किया। यहीं पर बीएन राव का किरदार सामने आता है। उन्होंने अकेले ही दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर एक पहला शुरुआती खाका तैयार किया था। आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो कच्चा नक्शा बनाया जिस पर प्रारूप समिति ने अपनी भव्य इमारत खड़ी की। वाह! फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने उस मसौदे और बाकी समितियों की सिफारिशों को मिलाकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ये एक जबरदस्त टीम वर्क था। तो समितियों ने अपना काम किया, मसौदा तैयार हुआ और फिर उस पर लंबी बहस चली होगी। बहुत लंबी। मसौदे के हर एक शब्द, हर एक क्लॉज पर सभा में दिनों तक बहस हुई। लगभग 2000 से ज्यादा संशोधन प्रस्तावित किए गए। 2000 से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी लोकतांत्रिक और गहन थी। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? किसी खास मुद्दे पर हुई तीखी बहस का? जरूर। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जबरदस्त बहस हुई कि इसे मौलिक अधिकार बनाया जाए या नहीं। या फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सवाल पर सदन कई दिनों तक उत्तर और दक्षिण के सदस्यों के बीच बटा रहा। अच्छा, ये दिखाता है कि इतने विविधताओं वाले देश के लिए एक राय बनाना कितना मुश्किल लेकिन जरूरी काम था। अब बात करते हैं अंतिम पड़ाव की। स्रोत में 2 तारीखों पर खास जोर है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। एक दिन संविधान को अपनाया गया और दूसरे दिन लागू किया गया। इन दोनों में क्या फर्क है? ये 2 अलग-अलग तारीखें क्यों हैं? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया। संविधान बनकर तैयार हो गया और सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसीलिए इसे संविधान दिवस कहते हैं ना? बिल्कुल। और नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ बेहद जरूरी प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए ताकि देश का काम न रुके।
तो फिर बाकी संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का 2 महीने इंतजार क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। एकदम सही। उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी जाएगी। और इसीलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो सच में एक प्रतीकात्मक कदम था। अच्छा, स्रोत में कुछ फटाफट याद रखने वाले तथ्य भी दिए गए हैं, जैसे संविधान बनाने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इस पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये तो कमाल है। हाँ, आज के जमाने में तो एक फ्लाईओवर बनने में इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। मतलब हर शब्द पर कितनी बहस हुई होगी। ये आंकड़े इस काम के पैमाने को दिखाते हैं। ये समय, ये खर्च और संशोधनों की संख्या, ये सब बताते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी गहन और विस्तृत थी। ये जल्दबाजी में बनाया गया दस्तावेज नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर हर दृष्टिकोण पर विचार करके तैयार की गई एक विस्तृत रूपरेखा है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत और स्थायी नींव रखना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा ही था? इस सभा की कोई आलोचना भी तो हुई होगी। नोट्स में कुछ बिंदुओं का जिक्र है। हाँ। जैसे कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इस पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, और इसमें वकीलों और राजनेताओं की भरमार थी। आम आदमी का प्रतिनिधित्व कम था। ये आलोचनाएं बिल्कुल जायज है और उस दौर के संदर्भ में इन्हें देखना जरूरी है। हाँ, ये सच है कि सभा को सीमित मताधिकार पर चुना गया था, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना लगभग नामुमकिन था। और कांग्रेस के दबदबे वाली बात? कांग्रेस का दबदबा भी था, क्योंकि वो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि खुद कांग्रेस के भीतर बहुत अलग-अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद थे। और वकीलों और राजनेताओं की भरमार वाली आलोचना के बारे में क्या कहेंगी? ये भी सच है। सभा में वकीलों की बहुतायत ने निश्चित रूप से संविधान की भाषा को थोड़ा जटिल और कानूनी बना दिया, जिसे आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो सकता था। लेकिन इसका कोई फायदा भी तो हुआ होगा। हाँ, इसकी दूसरी तरफ देखें तो इन्हीं कानूनी दिमागों ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो मजबूत था और जिसकी व्याख्या आसानी से हो सकती थी। तो इन आलोचनाओं के बावजूद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जानी चाहिए? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस उथल-पुथल भरे दौर में, जब देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था, चारों तरफ हिंसा थी और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाना था, उस मुश्किल घड़ी में इन लोगों ने देश को एक स्थिर और काम करने वाला लोकतांत्रिक ढांचा दिया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने इतने धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश को एक सूत्र में बांध कर रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो एक मांग से शुरू होकर एक योजना के तहत सभा का बनना, समितियों के जरिए सालों की कड़ी मेहनत और फिर एक दस्तावेज का जन्म, ये थी हमारे संविधान के बनने की यात्रा। इन नोट से ये साफ है कि यह प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित, विस्तृत और बहस मुबाहिसे से भरी हुई थी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो हमें इन तथ्यों से समझनी चाहिए वो ये है कि संविधान हमें विरासत में मिला कोई पत्थर की लकीर वाला दस्तावेज नहीं है। सही बात है। ये उस पीढ़ी के बेहतरीन दिमागों के बीच हुए संवाद, तीखी बहस और समझदारी भरे समझौते का नतीजा है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जिसे बनाने में असाधारण दूरदर्शिता और व्यावहारिकता दोनों का परिचय दिया गया था। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक आलोचना का जिक्र है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का दबदबा था। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के दौर में भारत का संविधान दोबारा लिखा जाता तो क्या इसे वकीलों और राजनेताओं के बजाय समाज के दूसरे वर्गों जैसे वैज्ञानिकों, कलाकारों, उद्यमियों या किसानों द्वारा लिखा जाना बेहतर होता? और अगर ऐसा होता तो हमारा संविधान आज कैसा दिख। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने यानी उसकी प्रस्तावना पर एक गहरी नजर डालेंगे।
और इसके लिए हमारे पास लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पर बने कुछ बहुत ही बेहतरीन विजुअल स्टडी नोट्स हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से गीता की तरह है। तो आज का हमारा इरादा प्रस्तावना को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके हर शब्द के पीछे की कहानी समझना है। हम देखेंगे कि इसकी नींव क्या है, इसकी मंजिल क्या है और पिछले 70 सालों में अदालतों ने इसकी रक्षा कैसे की है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रस्तावना की पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग। ये 3 शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़ा ऐलान है ना? अरे ये लाइन ही तो सब कुछ है। सच कहूं तो सारा सार इसी एक लाइन में है। ये कहती है कि इस संविधान की जो असली पावर है, जो शक्ति है, वो भारत के लोगों के हाथ में है। मतलब इसे किसी राजा ने या किसी बाहरी देश ने हमें नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। ये हमारी अपनी आवाज है, हमारी अपनी इच्छा का नतीजा। और यहीं से, इसी एक लाइन से इसे वो वैधता मिलती है जिसे हम लेजिटिमेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई नींव कि पावर जनता से आती है। अब उन बड़े बड़े स्तंभों की बात करते हैं जिन पर यह संविधान खड़ा है। पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका मतलब तो हम सब यही समझते हैं कि पूरी तरह से आजाद। हाँ, कागज पर तो इसका मतलब यही है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वो देश के अंदर के हों या फिर बाहर के। किसी दूसरे देश का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहां इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स है, वैश्विक दबाव है, तो क्या कोई देश सच में 100% संप्रभु रह सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही तो व्यवहारिक राजनीति की सच्चाई है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से भारत बिल्कुल संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में हर देश को दूसरे देशों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। संप्रभुता का मतलब मनमानी करना नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है। तो हाँ, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने का हक हमारा अपना है। समझ गया। अब अगले शब्द पर आते हैं, जो है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। और ये शब्द तो जहां तक मुझे याद है ओरिजिनल प्रस्तावना में था ही नहीं। जी है, इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, इमरजेंसी के दौरान। और इसको लेकर काफी बहस भी होती है। हाँ, इसीलिए समझना जरूरी है कि भारत का समाजवाद क्या है। बिल्कुल। भारत का समाजवाद रूस या चीन वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है, जहां सारी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर सरकार का कब्जा हो। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हम एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं। यहाँ सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। अच्छा, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ चलेंगे। हाँ, सरकार सड़कें बनाएंगी, स्कूल बनाएंगी और प्राइवेट कंपनियां भी अपना काम करेंगी। मकसद ये है कि विकास भी हो और कोई गरीब पीछे न छूटे। गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना ही इसका लक्ष्य है। और समाजवादी के साथ ही एक और शब्द आया, पंथनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये भी 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया। यहाँ मुझे हमेशा एक उलझन होती है। बताइए। हम सुनते हैं कि पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म और सरकार के बीच एक दीवार, लेकिन भारत में तो सरकार हज सब्सिडी भी देती है और अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन भी करती है। तो हमारा सेक्युलरिज्म अलग कैसे है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही भारत के सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पश्चिम में, खासकर फ्रांस जैसे देशों में, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव मतलब राज्य धर्म के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देगा और धर्म राज्य के मामले में नहीं। एक सख्त अलगाव है दोनों के बीच। और भारत में? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों से बराबर की दूरी नहीं बनाता, बल्कि वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें संरक्षण भी देता है। इसीलिए सरकार धार्मिक मामलों में मदद कर सकती है। ये मॉडल हमारी विविधता के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये दिखाता है कि भारत ने पश्चिम के आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से ढाला। ऐसे एक और जुड़ा है, लोकतांत्रिक और गणराज्य का। सुनने में दोनों एक ही लगते हैं कि जनता का राज, पर इनमें एक बहुत बारीक सा फर्क है। बिल्कुल। इसे 2 आसान सवालों से समझ सकते हैं। पहला सवाल, सरकार कौन चुनेगा? जवाब है लोग। ये हो गया लोकतंत्र। ठीक है। अब दूसरा सवाल, देश का हेड कौन होगा? जवाब है एक चुना हुआ व्यक्ति, कोई राजा या रानी नहीं। ये हुआ गणराज्य। अच्छा, तो भारत दोनों है। हम अपनी सरकार भी चुनते हैं जो लोकतंत्र है,
और हमारे राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं है, इसलिए हम गणराज्य हैं। एकदम सही। ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है, पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां की हेड आज भी शाही परिवार से हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई संविधान की नींव और उसके स्तंभ। अब बात करते हैं कि इस इमारत की मंजिल क्या है। प्रस्तावना में 4 बड़े आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय से शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें भी 3 तरह के न्याय की बात है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये तीनों आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय का क्या मतलब हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी के भी साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है ना, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ना हो कि देश की सारी दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चली जाए। और राजनीतिक न्याय तो शायद सबसे सीधा है, हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। हाँ, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकारी पद पाने का समान अवसर। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। न्याय के बाद आते हैं स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और समानता यानी इक्वालिटी। ये दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे लगते हैं। लगते तो हैं, पर इनमें भी गहराई है। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने विकास के लिए पूरे मौके मिलें। इसीलिए संविधान हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। और समानता? वहीं समानता का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अवसरों से दूर नहीं रखा जाएगा। अब इस लिस्ट का आखिरी शब्द आता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? भाईचारा, इसे संविधान में कैसे लागू कर सकते हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है। बंधुत्व कोई कानून तो है नहीं जिसे पुलिस लागू करवा सके। ये एक भावना है, लेकिन संविधान इसे बढ़ावा देता है। कैसे? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के जरिए। आप चाहे तमिलनाडु से हो या पंजाब से, आप सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। इसका मकसद दोहरा है। एक तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना और दूसरा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सही बात है। सोचिए, भारत जैसे विविधता वाले देश में अगर भाईचारे की भावना न हो तो स्वतंत्रता और समानता के आदर्श भी तो खोखले रह जाएंगे। अब यहाँ से चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बात हमेशा चौंकाती है। 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किताब की भूमिका को किताब का हिस्सा ही ना माना जाए। ऐसा क्यों? उस समय कोर्ट का नजरिया अलग था। उनका मानना था कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों को जानने का एक जरिया तो है, लेकिन ये संविधान का कोई ऑपरेटिव हिस्सा नहीं है। ऑपरेटिव हिस्सा मतलब इससे न तो कोई शक्ति मिलती है, ना ही किसी शक्ति पर कोई रोक लगती है। ये बस एक, कह सकते हैं कि एक सजावटी परिचय जैसा है। ये उस वक्त की सोच थी। तो फिर ये सोच बदली कैसे? वो कौन सा मोड़ था? वो ऐतिहासिक मोड़ आया 1973 में, केशवानंद भारती केस में। ये शायद भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केस है। हाँ, इसके बारे में तो सुना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पूरी तरह से बदल दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, एन इंटीग्रल पार्ट है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है और संविधान की व्याख्या प्रस्तावना की रोशनी में ही की जानी चाहिए। और इस फैसले को बाद में भी कायम रखा गया। हाँ बिल्कुल। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी मजबूती से दोहराया। तो अब ये कानून पूरी तरह से स्थापित है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि संसद इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी कर सकती है। बिल्कुल। केशवानंद भारती केस ने ही यही कहा था। क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन एक लेकिन है। हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। कोर्ट ने साथ में मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी दिया। अच्छा, वो सिद्धांत जिसके अनुसार आप संविधान के मूल चरित्र को नहीं बदल सकते। जैसे आप घर में रंग रोगन तो कर सकते हैं, पर घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। एकदम सही एनालॉजी। आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रस्तावना की जो मूल आत्मा है, उसकी जो बुनियादी आदर्श हैं, उन्हें खत्म नहीं कर सकते। जैसे आप लोकतांत्रिक शब्द हटाकर राजशाही नहीं डाल सकते। और ऐसा एक संशोधन हुआ भी है ना, 1976 का 42वां संशोधन। जी,
उसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में वो 3 नए शब्द जोड़े गए जिनके बारे में हमने बात की, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और ये संशोधन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रस्तावना संशोधनीय है। चलिए अब कुछ आम धारणाओं पर आते हैं। ये तो साफ हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना जरूरी है तो क्या मैं प्रस्तावना में लिखे समानता के आदर्श को लेकर सीधे कोर्ट जा सकता हूं? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या है? प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब? ये हमारे संविधान का मिशन स्टेटमेंट है, रूल बुक नहीं। मिशन स्टेटमेंट बनाम रूल बुक, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, आप कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को लेके एचआर के पास नहीं जा सकते कि कंपनी तो इनोवेशन की बात करती है पर मेरा मैनेजर मुझे पुरानी तरीके से काम करवा रहा है। ठीक वैसे ही आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई दावा नहीं कर सकते। तो फिर इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है अगर इसे लागू ही नहीं किया जा सकता? इसका असली काम एक गाइड की तरह है, एक टॉर्च की तरह। जब संविधान का कोई अनुच्छेद या कोई कानून अस्पष्ट होता है जिसके 2 मतलब निकल सकते हो, तब जज ये देखते हैं कि प्रस्तावना क्या कहती है। अच्छा, वो इसे एक दिशा निर्देशक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो इस मिशन स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों का मूल इरादा क्या था। ये संविधान की सही व्याख्या करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ एक औपचारिक परिचय नहीं बल्कि हमारे संविधान का डीएनए है। ये बताता है कि पावर किसके हाथ में है, हमारा देश किस तरह का बनेगा, हमारा लक्ष्य क्या है, सब कुछ। बिल्कुल, ये वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या थे, क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये उन सभी महान आदर्शों का सार है जिनके लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। आज हमने हम भारत के लोग से सफर शुरू किया और संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता जैसे स्तंभों को समझा। फिर हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी मंजिलों की बात की। और हमने ये भी देखा कि कैसे बेरूबारी से लेकर केशवानंद भारती तक हमारी अदालतों ने इसकी हिफाजत की और इसके असली महत्व को पहचाना। और 42वें संशोधन ने कैसे इसके चरित्र को और भी स्पष्ट रूप दिया। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हमने ये समझा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और ये भी कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदले बिना। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में प्रस्तावना में कोई बदलाव किया जाता है तो वो सिर्फ कुछ शब्दों का फेरबदल नहीं होगा, वो हमारे देश के मूल चरित्र, उसके बुनियादी मूल्यों में किस तरह के एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इस पर विचार करने लायक है। हम एक ऐसे दस्तावेज की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 125 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों, अधिकारों और भविष्य का आधार है, भारतीय संविधान। हाँ, हमारे पास सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। और हमारा मिशन आज इन नोट्स में से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जिसके कारण भारतीय संविधान दुनिया के बाकी संविधानों से इतना अलग और क्या कहते हैं, अनोखा बना। हाँ, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो पहली बात जो किसी को भी हैरान करती वो है इसका आकार। ये इतना विशाल क्यों है? क्या हमारे संविधान निर्माता हर छोटी बड़ी बात लिख देना चाहते थे? ये सवाल बहुत अच्छा है। आप सोचिए, उस वक्त संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती क्या थी? उन्हें सिर्फ एक देश का कानून नहीं बनाना था, बल्कि हजारों साल की विविधताओं को, अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, हाँ, उन सबको एक धागे में पिरोना था। और ऊपर से 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो पहले से ही बहुत विस्तृत था और हमारे लिए एक तरह का शुरुआती ढांचा बन गया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक राष्ट्र बनाने का घोषणा पत्र है। बिल्कुल सही, यही इसकी आत्मा है। इसीलिए इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि सरकार कैसे चलेगी, बल्कि नागरिकों के अधिकार, सरकार के कर्तव्य और यहाँ तक कि प्रशासनिक बारीकियों को भी जगह दी गई। अच्छा। ताकि भविष्य में किसी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। ये केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही गाइड बुक है एक तरह से। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन नोट्स में एक और दिलचस्प बात है कि इसे कई अलग अलग देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। अब इस पर अक्सर एक आलोचना होती है कि यह एक उधार का थैला है।
क्या इस बात में कोई दम है? ये आलोचना उतनी ही पुरानी है जितना हमारा संविधान, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी संविधान के जो मूल विचार होते हैं वो किसी का कॉपीराइट नहीं होते। सवाल ये नहीं है कि आपने कहाँ से लिया, सवाल ये है कि आपने उसे अपनी मिट्टी के हिसाब से कैसे ढाला। मतलब ये नकल नहीं थी, बल्कि एक समझदारी से उसे अपनाना था। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, लेकिन हमने उनके राजा की जगह एक चुने हुए राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया। सही, हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, लेकिन उन्हें अपनी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से बदला। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का विचार लिया, जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने का हमारा सपना दिखाता है। तो ये उधार का थैला नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया के सबसे अच्छे फूलों से सजाया गया एक गुलदस्ता है जिसकी जड़ें भारतीय जमीन में हैं। अरे वाह, ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अब संविधान की प्रकृति पर आते हैं। नोट्स में लिखा है कि ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। सुनने में ये थोड़ी विरोधाभासी लगता है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इसे आप संविधान का एडिट बटन समझ सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, वो इतना कठोर है कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। ओके। और वहीं ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है कि उसे एक आम कानून की तरह ही बदला जा सकता है। तो हमारे निर्माताओं ने बीच का रास्ता चुना। हाँ, बीच का रास्ता चुना। तो ये संतुलन काम कैसे करता है? मतलब कौन से बदलाव आसान हैं और कौन से मुश्किल? नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है, अनुच्छेद 368 का जिक्र करके। कुछ चीजें जैसे किसी नए राज्य का गठन, ये नागरिकता के नियम संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। ये हुआ इसका लचीलापन। लेकिन अगर संविधान के मूल सिद्धांतों में बदलाव करना है तो विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब? यानी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। कुछ मामलों में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, और यहीं पर इसकी कठोरता दिखती है। अगर कोई बदलाव देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार संतुलन है जो संविधान को स्थिरता भी देता है और समय के साथ बदलने की गुंजाइश भी। बिल्कुल। एक मिनट, आपने संघीय ढांचे की बात की। हाँ। यही हमारी अगली विशेषता है और नोट्स में इस पर 3 सितारे लगे हैं। एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। ये तो और भी ज्यादा विरोधाभासी लगता है। हाँ, बिल्कुल। हम संघीय भी हैं और एकात्मक भी, तो असल में बॉस कौन है, केंद्र या राज्य? यही भारतीय संविधान का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब है कि देश में 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। हाँ। और दोनों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा है। हमारे यहाँ ये सब है, लेकिन संविधान निर्माताओं को देश की एकता और अखंडता की भी चिंता थी। इसलिए उन्होंने केंद्र को कुछ मामलों में ज्यादा शक्तिशाली बनाया। जैसे पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग नहीं। न्यायपालिका एकीकृत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अच्छा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। और सबसे बड़ी बात, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं और देश एक तरह से एकात्मक बन जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। बिल्कुल, ढांचा संघीय है पर आत्मा एकात्मक है। ये तो बहुत ही अनोखा संतुलन है। तो चलिए सरकार के इसी ढांचे को और समझते हैं। अगली विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ही असली प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति नहीं। बिल्कुल, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन नाम मात्रिक है। वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। असली ताकत तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है। और वो सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। हाँ, और इस सिस्टम की सबसे खास बात है सामूहिक जिम्मेदारी। मतलब पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई केंद्र और राज्य की बात। लेकिन हमारे संविधान की एक और खासियत है जो लोकतंत्र को और भी गहरे स्तर तक ले जाती है, जो नोट्स में 15वीं विशेषता के तौर पर दी गई है, त्रिस्तरीय सरकार। हाँ, और ये सच में क्रांतिकारी था। 1992 तक हमारे पास 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। फिर 73वें और 74वें संशोधन ने एक तीसरा स्तर जोड़ दिया, स्थानीय सरकारें।
हाँ, गांव में पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाएं, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मकसद था कि सत्ता सिर्फ दिल्ली और राजधानियों में सिमटकर न रह जाए, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। ये तो लोकतंत्र को जमीनी हकीकत बनाने जैसा हुआ। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे हम नागरिकों से जुड़ा है। छठी विशेषता, मौलिक अधिकार। ये हमारे लिए एक ढाल की तरह है। एकदम सही शब्द है, ढाल। ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। ये बताते हैं कि सरकार आपके साथ क्या नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी बात, ये न्यायोचित हैं। हाँ, जस्टिशियबल है। न्यायोचित का मतलब? अगर मेरे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। बिल्कुल, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अदालत इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए आदेश जारी करेगी। ये राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है। तो मौलिक अधिकार बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, लेकिन क्या संविधान ये भी बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। और यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। ये संविधान का भाग 4 है। ओके। अगर मौलिक अधिकार सरकार पर नकेल कसते हैं तो डीपीएसपी सरकार को रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे देश के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है कि हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना है। लेकिन नोट्स में एक बड़ा अंतर बताया गया है कि ये डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब संविधान बना तब देश के पास उतने संसाधन नहीं थे कि इन सभी आदर्शों को कानूनी अधिकार बना सकें, जैसे सबको काम का अधिकार या समान नागरिक संहिता। इन्हें लागू करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति और संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए इन्हें सरकारों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बनाया गया, एक मार्गदर्शक सिद्धांत कि जब भी आप नीतियां बनाएं, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। समझ गया। तो अधिकार हमारी ढाल है, डीपीएसपी हमारा लक्ष्य। लेकिन इस कहानी में एक और हिस्सा है, मौलिक कर्तव्य। ये तो मूल संविधान में थे ही नहीं। नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इसके पीछे सोच ये थी कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की बात ना करें, अपने कुछ कर्तव्यों को भी समझें। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारे को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। अब बात करते हैं उन आदर्शों की जो भारत की पहचान है। 9वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब पश्चिमी देशों से काफी अलग है ना? बहुत अलग। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। एक दीवार है दोनों के बीच। हाँ, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। बिल्कुल। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान और संरक्षण देगा। और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। और इसी भावना से जुड़ी है एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान निर्माता एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई खुद को पहले पंजाबी, बंगाली या तमिल समझे और बाद में भारतीय। इसलिए चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी नागरिकता सिर्फ एक है, भारतीय। इसका मकसद भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करना था। और इस एकता को राजनीतिक शक्ति कैसे दी गई? शायद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए? बिल्कुल। यह उस समय का सबसे साहसी और क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, 1950 में जब देश में भारी गरीबी और अशिक्षा थी, हमारे संविधान ने धर्म, जाति, लिंग या शिक्षा देखे बिना हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार दे दिया। उस दौर में तो कई अमीर पश्चिमी देशों में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। सही कहा। इस एक कदम ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी लोकतंत्र बना दिया। अब आखिर में आते हैं उन संस्थाओं पर जो इस पूरे सिस्टम की रक्षा करती हैं। 12वीं और 13वीं विशेषता एक साथ हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसकी स्वतंत्रता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की संरक्षक है। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगी तो सरकार की मनमानी पर रोक कौन लगाएगा? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल।
इसलिए संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी निश्चित सेवा शर्तें और सबसे बड़ी ताकत न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अदालत संसद के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। एकदम, ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान का असली पहरेदार बनाती है। और आखिर में हमारे संविधान का सेफ्टी वॉल्व, आपातकालीन प्रावधान। हाँ, ये देश के लिए एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। ये राष्ट्रपति को ये ताकत देते हैं कि वो किसी भी बड़ी मुश्किल जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाने पर असाधारण कदम उठा सकें। और इस दौरान हमारा संघीय ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक में बदल जाता है। हाँ, ताकि देश संकट से बाहर निकल सके। ये देश की एकता और सुरक्षा के लिए एक अनोखा तंत्र है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों का एक पोथा नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो संतुलन पर आधारित है। कठोरता और लचीलेपन का संतुलन, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का संतुलन और नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दस्तावेज है जो दुनिया भर से अच्छी बातें सीखने और उन्हें भारत की जमीन के लिए ढालने की कोशिश करता है। आपने बहुत अच्छे से इसे समेटा है और इन सभी विशेषताओं को समझने के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। ये संविधान इतना विस्तृत और जटिल है कि इसे याद रखना और समझना अपने आप में एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल। इन नोट्स में भी स्मृति विज्ञान या मेमोनिक्स जैसी तकनीकों का जिक्र है ताकि छात्र इसे याद रख सकें। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या हमारे संविधान की यह जटिलता ही हमें इसे बेहतर ढंग से समझने और इसकी सराहना करने के नए-नए और रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मजबूर करती है? ये तो सोचने वाली बात है। और क्या ये चुनौती ही आने वाली पीढ़ियों को इस दस्तावेज के साथ और भी गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी? भारतीय संविधान का पहला ही भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पर यकीन मानिए, इसमें कई ऐसे पेज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पर आधारित कुछ बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स को खंगाल रहे हैं। ये नोट्स खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बनाए गए हैं, तो मतलब जानकारी एकदम सटीक और मुद्दे की मिलेगी। हमारा मिशन है ये समझना कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं और संसद के पास भारत का नक्शा बदलने की जो ताकत है वो असल में कितनी ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 की। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स सुनने में तो ठीक लगता है, पर नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये भारतीय राष्ट्र की नींव का, आप कह सकती हैं, सबसे अहम सिद्धांत है। देखिए, जब हम अमेरिका जैसे देश को देखते हैं तो वो एक फेडरेशन है। वहां पर क्या हुआ था, बहुत से आजाद राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और कहा चलो हम सब मिलकर एक देश बनाते हैं। वो एक संधि का नतीजा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत हमेशा से एक था, उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। तो पहला बड़ा फर्क ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए, बल्कि एक बड़े देश को चलाने के लिए उन्हें बनाया गया। बिल्कुल, और इसी से दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात निकलती है, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था तो वो इसी बात पर हुआ था कि क्या राज्य अलग हो सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। ये भारत की एकता और अखंडता की गारंटी है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि भारत एक अविभाज्य संघ है। लेकिन जो चीज मुझे हमेशा चौंकाती है वो ये है कि इस अविभाज्य संघ के अंदर जो राज्य हैं वो कितने विभाज्य हैं। यहीं पर अनुच्छेद 3 का जिक्र आता है और ये वाकई कमाल का है। ये संसद को राज्यों के साथ क्या-क्या करने की शक्ति देता है। यहाँ कमाल शब्द शायद छोटा पड़ जाए।
अनुच्छेद 3 संसद को लगभग असीमित शक्तियां देता है। संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं यानी बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। इतना ही नहीं, वो किसी राज्य के एक हिस्से को तोड़कर या 2-3 राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक बिल्कुल नया राज्य भी बना सकती है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से संसद चाहे तो कल उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में बांट सकती है, या कर्नाटक का नाम बदलकर कुछ और रख सकती है, और राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है और यही भारतीय व्यवस्था की अनोखी बात है। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। मान लीजिए सरकार को एक नया राज्य बनाना है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? सुनने में तो ये बहुत बड़ा काम लगता है। प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं। पहला, ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है, और दूसरा, सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वो उस पर अपनी राय दे सके। इसके लिए उन्हें एक समय सीमा भी दी जाती है। अच्छा, तो राज्य से पूछा जाता है। यहीं पर वो कन्फ्यूजन पैदा होता है जिसके बारे में हमारे नोट्स में PYQ ट्रैप बताया गया है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि अगर राज्य से राय मांगी जा रही है तो उसकी सहमति जरूरी होगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, और यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें सब फंसते हैं। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। राज्य चाहे हाँ कहे, ना कहे या कुछ भी ना कहे, केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। अगर राज्य दी गई समय सीमा में जवाब नहीं देता तो भी बिल आगे बढ़ सकता है। यहां तक कि अगर बिल में बाद में कोई बदलाव भी किया जाता है तो उसे दोबारा राज्य के पास भेजने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! लेकिन अगर राज्य की राय का कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर उनसे पूछने का मतलब ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है, एक औपचारिकता? आप इसे एक तरह की राजनीतिक शिष्टाचार कह सकते हैं। ये संघीय भावना का सम्मान करने का एक तरीका है, लेकिन कानूनी तौर पे इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इसी वजह से भारत के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन संघ जब चाहे किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है या उसका नक्शा बदल सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता, सही? नहीं, वहां किसी राज्य की सीमा उसकी सहमति के बिना नहीं बदली जा सकती। मेरे मन में आ रहा है, जब संसद किसी राज्य की सीमा बदलती है या नया राज्य बनाती है, तो क्या यह संविधान संशोधन माना जाता है? क्योंकि आप संविधान के पहली अनुसूची में तो बदलाव कर ही रहे हैं। ये एक और बहुत आम गलतफहमी है और इसका जवाब अनुच्छेद 4 में छिपा है। अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव, जैसे किसी राज्य का नाम या सीमा बदलना, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसके लिए संविधान संशोधन वाली जटिल प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कानून को संसद में एक साधारण बहुमत, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम बिल पास होता है। इससे ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान और तेज हो जाती है। आप सोचिए, अगर हर राज्य के गठन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता तो ये कितना मुश्किल होता। अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। केंद्र सरकार बिना किसी विशेष प्रक्रिया के और राज्य की मर्जी के बिना भी भारत का राजनीतिक नक्शा दोबारा खींच सकती है। ये तो केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। वैसे भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा तो था नहीं। आजादी के बाद राज्यों के बनने की कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प रही होगी। हाँ, बहुत दिलचस्प। आज हम जिन राज्यों को देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। आजादी के समय 550 से ज्यादा रियासतें थीं। उनके विलय के बाद 1950 में भारत के क्षेत्रों को 4 हिस्सों में बांटा गया, पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स। ये एक बहुत ही अस्थायी और जटिल व्यवस्था थी। असली मांग तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की उठ रही थी। हाँ, मैंने सुना है कि शुरुआत में हमारे नेता नेहरू जी और पटेल जी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे देश और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। उन्हें डर था कि अभी-अभी धर्म के आधार पर देश का इतना भयानक बंटवारा हुआ है, अब अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन जनता की भावनाएं बहुत प्रबल थीं,
खासकर दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पोटी श्री रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। उनके मृत्यु के बाद हिंसा भड़क उठी और सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना ही पड़ा। अच्छा, तो ये एक आंदोलन का नतीजा था। हाँ, और जब एक राज्य बन गया तो फिर पूरे देश से ऐसी ही मांगे उठने लगीं। तब सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसने उन पुरानी ABCD श्रेणियों को खत्म किया और भाषा को मुख्य आधार मानकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। यहीं से आधुनिक भारत के नक्शे की नींव पड़ी। और ये सिलसिला तब से रोका नहीं है। 1960 में बंबई को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकले। फिर 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल के उदाहरणों को भी हमें तथ्यात्मक रूप से देखना चाहिए। 2014 में आंध्र प्रदेश को फिर से विभाजित कर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और 2019 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और लद्दाख, जिसकी विधानसभा नहीं होगी। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति के सबसे ताज़ा और शक्तिशाली उदाहरण हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? आज तो ये साफ हो गया है कि संविधान केंद्र को राज्यों के ऊपर जबरदस्त शक्ति देता है। बिल्कुल। मुख्य बातें याद रखने वाली 3 हैं। पहली, भारत राज्यों का संघ है, परिसंघ नहीं। मतलब ये एक अविभाज्य देश है। दूसरी, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। और तीसरी, जो शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, कि संसद किसी भी राज्य की सीमाओं, नाम या उसके अस्तित्व को एक साधारण कानून से बदल सकती है और इसके लिए उसे राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमारे नोट्स इस बात पर केंद्रित हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद क्या कहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्यों ऐसा है? संविधान निर्माताओं ने केंद्र को इतनी ज्यादा शक्ति क्यों दी? अगर राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन पर इसका क्या असर पड़ता है? ये भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म की प्रकृति के बारे में क्या गहरा संकेत देता है? क्या हम सच में एक संघीय देश हैं, या फिर हमारी आत्मा में एकात्मक व्यवस्था की ओर एक मजबूत झुकाव है? इस पर विचार जरूर करिए। नागरिकता यानी संविधान का भाग 2। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो खास तौर पर UPSC की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, अनुच्छेद 5 से 11 को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उनकी कहानी और उनके पीछे की वजह को समझना। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि इस चर्चा के बाद रिवीजन करना मक्खन जैसा आसान हो जाए। बिल्कुल। और ये कहानी ये शुरू होती है 26 जनवरी 1950 से। ये सारे अनुच्छेद असल में उस एक दिन का सवाल हल करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। हाँ, कि जो भारत एक गणराज्य बना तो ठीक उस पल में कौन हमारा है, कौन भारत का नागरिक है। चलिए तो फिर इस कहानी को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नागरिक होने का मतलब क्या है। ये किसी देश का निवासी होने से कितना अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नागरिक होना सिर्फ किसी देश में रहने जैसा नहीं है। एक नागरिक वो उस देश का एक पूर्ण सदस्य होता है, जिसे उस देश के सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। मतलब एक तरह से देश के क्लब की फुल टाइम मेंबरशिप। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। और जो विदेशी हैं वो फिर गेस्ट पास पर हुए, मतलब उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं पर सारे नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। मुख्य अंतर अधिकारों का ही है। नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार मिलते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते, जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत जो अधिकार हैं। हाँ। वोट देने का हक, या फिर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बड़े संवैधानिक पद संभालने का हक, ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। समझ गई। तो ये तो हुई बुनियादी बात।
अब आते हैं संविधान के भाग 2 पर, जहां ये सारे नियम लिखे हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। हाँ, ये 7 अनुच्छेद नागरिकता की नींव हैं और इन्हें समझने के लिए हमें उस समय की उथल-पुथल को दिमाग में रखना होगा। मतलब बंटवारे का समय। बहुत बड़ी चुनौती थी। तो संविधान बनाने वालों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? चलिए अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं। ये सबसे पहला और बुनियादी नियम था, है ना? जी, अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे की उथल-पुथल से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, यानी जो उस समय भारत की सीमाओं के अंदर ही रह रहे थे। इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त थी, अधिवास, डोमिसाइल। अधिवास, ये सुनने में थोड़ा कानूनी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पते की बात है? नहीं, ये सिर्फ एक पता होने से कहीं ज्यादा है। अधिवास का मतलब है कि आपका इरादा, आपकी नीयत भारत को अपना स्थायी घर बनाने की है। ये एक मानसिक जुड़ाव है। हो सकता है आप काम के लिए कुछ साल बाहर रहें, लेकिन आपका दिल और आपका इरादा यही हो कि भारत ही मेरा स्थायी घर है। तो ये एक भावना है, सिर्फ एक लोकेशन नहीं। समझ गए। तो पहली शर्त है भारत को अपना स्थायी घर मानने का इरादा, और इसके साथ क्या चाहिए था? इस इरादे के साथ 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती थी। कोई भी एक? हाँ, कोई भी एक। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, अच्छा। या फिर अगर ये दोनों भी नहीं हों, तो आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे हों। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 ने उन लोगों का मसला हल कर दिया जो भारत में ही थे। लेकिन सबसे बड़ी और कह सकते हैं दिल दुखाने वाली चुनौती तो उन लाखों लोगों की थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। उनके लिए क्या सोचा गया? यहीं पर अनुच्छेद 6 की भूमिका आती है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो नए बने पाकिस्तान से भारत आए थे। और इसे समझने के लिए एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, ये तारीख इतनी खास क्यों है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था? ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। परमिट सिस्टम? हाँ, बंटवारे के तुरंत बाद का जो दौर था, उसमें सीमा पर आवाजाही बहुत अनियंत्रित थी। इस तारीख ने उस अनियंत्रित प्रवास पर एक औपचारिक रोक लगा दी। अब भारत आने के लिए एक परमिट की जरूरत थी। अच्छा, तो इस तारीख ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया होगा, जो इससे पहले आए और जो इसके बाद आए। एकदम सही। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें बस ये साबित करना था कि वे आने की तारीख से लगातार भारत में ही रह रहे हैं और वो नागरिक बन गए। बस इतना ही? जी। लेकिन जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी सख्त थी। उन्हें पहले एक अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता था, और आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। ये रजिस्ट्रेशन वाली शर्त क्यों रखी गई होगी? देखिए, ये उस विशाल और अनियंत्रित पलायन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया में ढालने का प्रयास था। सरकार जानना चाहती थी कि कौन आ रहा है और क्या वो सच में यहीं बसने के इरादे से आ रहा है। वो 6 महीने का निवास, वो इसी इरादे को परखने का एक तरीका था। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात, लेकिन एक और बहुत जटिल समूह था। वो लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर उनका मन बदला और वो वापस भारत लौटना चाहते थे। उनके बारे में क्या? ये शायद सबसे संवेदनशील मामला था और इसे अनुच्छेद 7 में संबोधित किया गया है। यहाँ भी एक तारीख बहुत अहम है, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947? ये तो आज़ादी और बंटवारे से भी काफी पहले की तारीख है। इसे क्यों चुना गया? क्योंकि इसी समय के आसपास ये साफ होने लगा था कि देश का बंटवारा होके रहेगा। इस घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर दंगे और पलायन शुरू हो गए थे। तो कानून ने यह माना कि अगर कोई इस तारीख के बाद पाकिस्तान के इलाके में चला गया, तो इसका मतलब है कि उसने अपना भविष्य पाकिस्तान में देखा। इसलिए अनुच्छेद 7 कहता है कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए? नहीं, यहीं पर संविधान की उदारता दिखती है। इसमें एक अपवाद था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए एक आधिकारिक परमिट लेकर लौटता है, अच्छा। तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था, और उसके लिए वही शर्तें लागू होती थीं जो अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों पर थीं। यानी आवेदन से पहले 6 महीने का निवास और फिर रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। ये उस दौर की मानवीय त्रासदियों को ध्यान में रखकर बनाया गया एक बहुत ही व्यवहारिक प्रावधान था। ठीक है, तो भारत के अंदर के लोग हो गए, पाकिस्तान से आने जाने वाले हो गए,
लेकिन उन भारतीयों का क्या जो उस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे थे? उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। ये उन भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो विदेशों में रह रहे थे। शर्त ये थी कि या तो वो व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, और अगर वो ये साबित कर पाते तो उन्हें बस उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास या कॉन्सुलर ऑफिस में जाकर खुद को एक भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर कराना था। मतलब उनके लिए प्रक्रिया काफी सीधी साधी रखी गई। हाँ, क्योंकि वे बंटवारे के सीधे प्रभाव से दूर थे। उनके लिए बस अपनी भारतीय जड़ों को साबित करना और अपनी इच्छा व्यक्त करना काफी था। अब आते हैं एक बहुत ही सीधे और सख्त नियम पर, अनुच्छेद 9। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जी, अनुच्छेद 9 भारत के एकल नागरिकता के सिद्धांत की रीढ़ है। ये साफ कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब आप एक ही समय में दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन बना, लेकिन एक बार नागरिक बनने के बाद क्या होता है? क्या ये नागरिकता हमेशा के लिए है? यहीं पर अनुच्छेद 10 और 11 की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 10 एक तरह से आश्वासन देता है। वो कहता है कि जो कोई भी इन नियमों के तहत, मतलब अनुच्छेद 5 से 8 के तहत भारत का नागरिक बन गया है, वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है, वो नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगी। अच्छा, तो ये एक तरह से संविधान ने नागरिकता की चाबी भविष्य की संसद के हाथ में दे दी। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब संविधान ने शुरुआती नागरिकों की लिस्ट तो बना दी, लेकिन आगे के सारे नियम बनाने का हक संसद को दे दिया। आपने एकदम सही पकड़ा, और यही बात अनुच्छेद 11 और भी साफ कर देता है। ये अनुच्छेद संसद को नागरिकता से जुड़े हर मामले पर, चाहे वो नागरिकता हासिल करना हो, उसे समाप्त करना हो, हर मामले पर, हाँ, या कोई और नियम बनाना हो, उस पर कानून बनाने की पूरी और अकेली शक्ति देता है। ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता थी। वे जानते थे कि भविष्य बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी और नागरिकता के नियम भी समय के साथ बदलने पड़ेंगे। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो प्रसिद्ध नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जो आज भी लागू है। जी, अनुच्छेद 5 से 11 तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट थे। 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर आज तक नागरिकता के सारे मामले, वो सब नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही तय होते हैं। अच्छा, उस अधिनियम में नागरिकता पाने के 5 तरीके बताए गए हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने से। और नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं: स्वैच्छिक त्याग, समाप्ति और सरकार द्वारा वंचित किया जाना। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। अक्सर लोग इन संवैधानिक अनुच्छेदों और 1955 के अधिनियम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छात्र के तौर पर वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? कुछ क्लासिक जाल हैं। सबसे पहला है तारीखों का भ्रम। छात्र अक्सर अनुच्छेद 6 की तारीख, यानी 19 जुलाई 1948 और अनुच्छेद 7 की तारीख 1 मार्च 1947 को आपस में मिला देते हैं। इन्हें इनके पीछे की कहानी से जोड़कर याद रखना चाहिए। सही बात है। एक परमिट सिस्टम से जुड़ी है, दूसरी बंटवारे की घोषणा से, बिल्कुल। और दूसरा जाल है शर्तों का मिश्रण। अधिवास यानी डोमिसाइल की शर्त सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 5 के लिए है। इसे पाकिस्तान से आए लोगों या विदेश में बसे भारतीयों की शर्तों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। एक आखिरी टिप जो आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ी वैचारिक स्पष्टता ये रखनी है कि अनुच्छेद 5 से 11 आज आपको या मुझे नागरिकता कैसे मिलेगी ये नहीं बताते। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये बस उस एक दिन यानी 26 जनवरी 1950 की तस्वीर खींचते हैं। आज के सभी मामलों के लिए हमें नागरिकता अधिनियम 1955 को देखना होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, इस पूरी चर्चा को परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए एक आसान सी तालिका में समेटते हैं। हर अनुच्छेद के सामने उसका मुख्य आइडिया या कीवर्ड। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो अनुच्छेद 5 के लिए कीवर्ड होगा अधिवास, डोमिसाइल, प्लस 3 शर्तों में से एक। ये घर के लोगों के लिए था। सही। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोग, और इसकी जादुई तारीख है 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोग, और यहाँ कट ऑफ तारीख है 1 मार्च 1947। ठीक है। अनुच्छेद 8 विदेश में भारतीय मूल के लोग, और तरीका क्या था? पंजीकरण। अनुच्छेद 9 बहुत आसान, विदेशी नागरिकता ली तो भारतीय गई, एकल नागरिकता। फिर अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने है ना, लेकिन
संसद की शर्त के साथ। सही। और आखिर में अनुच्छेद 11 संसद की सर्वोच्च शक्ति, नागरिकता पर अंतिम फैसला संसद का। शानदार। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये थी हमारी नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बंटवारे जैसी भयानक त्रासदी के बीच भी कितनी समझदारी से कौन भारतीय है जैसे मुश्किल सवाल को सुलझाया। और मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। कभी सोचिएगा, संविधान बनाने वालों ने नागरिकता पर एक पत्थर की लकीर जैसा स्थायी कानून बनाने के बजाय ये शक्ति भविष्य की संसद को क्यों सौंप दी? ये सोचने वाली बात है। उस समय की अनिश्चितताओं और भविष्य के लिए एक लचीला रास्ता छोड़ने की सोच ने इस फैसले को कैसे प्रभावित किया होगा? ये सवाल आपको कानून और नीति के पीछे की असल मंशा को समझने में मदद करेगा। एक बेहतरीन सवाल, और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचिए, एक दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की मनमानी से बचाता है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति आजाद है, बराबर है और सम्मान के साथ जीने का हकदार है। भारत में हम उसे मौलिक अधिकार कहते हैं और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं मौलिक अधिकारों की दुनिया में गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 को कवर करते हैं, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमारा मिशन है इन जटिल कानूनी अनुच्छेदों को तोड़कर ये समझना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये अधिकार एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार क्या है, ये हमें किससे बचाते हैं, और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हमारे पास क्या हथियार है। हाँ, तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ये अधिकार आए कहाँ से? नोट्स बताते हैं कि ये संविधान के भाग 3 में है और इन्हें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। इनका मकसद है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। पर ये अधिकार किसके खिलाफ है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 12 तस्वीर में आता है, जो राज्य यानी स्टेट की परिभाषा बताता है। ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ मिलते हैं, और राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें भारत की संसद और सरकार, राज्यों की विधानसभाएं और सरकारें, नगर पालिका, पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाएं, और यहाँ तक कि LIC, ONGC और सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब कोई भी संस्था जो सरकार की तरह काम कर रही है। बिल्कुल। RD शेट्टी मामले ने इसे और भी साफ किया था। और अगर कोई कानून ही इन अधिकारों के खिलाफ हो तो तब क्या होगा? यहीं पर अनुच्छेद 13 आता है ना? हाँ, अनुच्छेद 13 एक तरह से संविधान का सुरक्षा कवच है। ये न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह शून्य माना जाएगा। शून्य मतलब वॉइड? हाँ, वॉइड। लेकिन यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सही। इसका मतलब है कि अगर कानून का सिर्फ एक हिस्सा अधिकारों के खिलाफ है तो सिर्फ उसी हिस्से को रद्द किया जाएगा, पूरे कानून को नहीं। अच्छा, मतलब जो हिस्सा खराब है बस उसे हटा दो। बिल्कुल। और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब है कि संविधान से पहले के कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं वे खत्म नहीं होते, बस निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण की तरह। क्या बात है, बिल्कुल सही सोचा। और अगर बाद में अधिकारों में संशोधन हो जाए और वो टकराव खत्म हो जाए तो वो पुराना कानून फिर से लागू हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद संविधान में संशोधन करके इन अधिकारों को ही बदल सकती है? यही तो वो सवाल था जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति और न्यायपालिका को उलझाए रखा। और इसका जवाब मिला केशवानंद भारती केस 1973 में। कोर्ट ने कहा कि संसद संवैधानिक संशोधन कर सकती है, वो अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, उसे भी चुनौती दी जा सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। यानी आप घर का रंगरोगन तो कर सकते हैं पर नींव नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल सही। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हम सबको सीधे तौर पर छूता है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ये कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ लगते हैं, पर इनमें एक बहुत महीन सा फर्क है। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश मूल का एक नकारात्मक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं। ठीक है। और कानूनों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी मूल का एक सकारात्मक सिद्धांत है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब ये उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से अलग-अलग समूहों के लिए अलग नियम बनाए जा सकते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 15 जो भेदभाव पर रोक लगाता है। ये तो बहुत जरूरी है। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, है ना? हाँ, और इन अपवादों को हम सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना, या फिर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससीज और एसटीज की उन्नति के लिए आरक्षण देना। हाँ, अशोक कुमार ठाकुर मामले का जिक्र भी यहीं आता है। बिल्कुल। और सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता का क्या? वो अनुच्छेद 16 में है। हाँ, ये सार्वजनिक रोजगार में बराबरी का अवसर देता है, लेकिन यहाँ भी आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। और इंदिरा सानी केस 1992 ने इस पर कुछ सीमाएं तय की। हाँ, ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस था। इसी केस में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई और कुल आरक्षण की सीमा 50% पर तय कर दी गई। हाँ, और ये भी कहा कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। हालांकि बाद में इसे SC/ST के लिए 77वें संशोधन से बदल दिया गया था। ठीक है। समानता के अधिकार में 2 और अनुच्छेद हैं, 17 और 18। हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है, और ये एक पूर्ण अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। सही। और यहाँ बालाजी राघवन केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मजेदार बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधि नहीं है, अच्छा, लेकिन उन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े अधिकार की, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 19, ये तो एक तरह से आजादी का पूरा गुलदस्ता है। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद लोकतंत्र की धड़कन है। ये याद रखना जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है। इसमें 6 तरह की आजादियां हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, जिसमें प्रेस की आजादी और चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी, सही। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और आखिर में कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये सभी स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। इन पर उचित निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब देश की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में। बिल्कुल, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई आम नागरिक की आजादी। पर अगर किसी पर कोई अपराध करने का आरोप लगे तो उसे राज्य की ताकत से बचाने के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए अनुच्छेद 20 है जो 3 बहुत मजबूत ढाल देता है। 3 ढाल। पहली, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध नहीं था। ठीक है। दूसरी, नो डबल जेपडी, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का शायद सबसे ज्यादा विकसित होने वाला हिस्सा है। शुरू में A.K. गोपालन केस 1950 में इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की गई थी। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 ने सब कुछ बदल दिया है ना? सब कुछ। कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का होना ही काफी नहीं है। वो प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। असल में उन्होंने विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही अपना लिया। और इसी से वो स्वर्णिम त्रिभुज की अवधारणा आई,
गोल्डन ट्रायंगल। हाँ, अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्वर्णिम त्रिभुज। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों अनुच्छेद एक साथ पढ़े जाने चाहिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपकी आजादी किसी मनमाने कानून से नहीं छीन सकती। बिल्कुल। और इसी अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने माना कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और इसी से हमें कई नए अधिकार मिले हैं। हाँ, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और हाल ही में केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। हाँ, और शिक्षा का अधिकार भी। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अलग मौलिक अधिकार बनाता है। चलिए अब कुछ और अधिकारों पर आते हैं जो समाज के ताने बाने के लिए बहुत जरूरी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 मुख्य अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 जो मानव तस्करी और जबरन मजदूरी, जिसे बिगार भी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या दूसरे खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षा देते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या? ये तो भारत के सेक्युलर होने का आधार है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन नोट्स में ये भी लिखा है कि इसमें जबरदस्ती धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और बारीक रेखा है। प्रचार का अधिकार है, पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का नहीं। और अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का सामूहिक अधिकार देता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 29 और 30? हाँ, और यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। मतलब ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। नहीं, ये बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 30 खास तौर पर धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर सरकार ही इनका पालन न करे या कोई इन्हें छीन ले तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कोई सुपर हीरो है जो इन अधिकारों को बचाता है? है, और उस सुपर हीरो का नाम है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्योंकि ये खुद एक मौलिक अधिकार है ना? बिल्कुल। ये हमें अपने बाकी मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को बचाता कैसे है? क्या उसके पास कोई खास शक्तियां हैं? हाँ, उसके पास 5 खास रिट जारी करने की शक्ति है। आप इन्हें एक डॉक्टर की ट्रूबल शूटिंग किट की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, बताइए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। दूसरा? परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है जो वो नहीं कर रहा है। तीसरा है प्रतिषेध, यानी रोकना। हाँ, ये निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। एक तरह से रेड सिग्नल है। और चौथा है उत्प्रेषण, सर्चुआरी, जिसका मतलब है प्रमाणित होना। ये निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द कर सकता है। और आखिरी? अधिकार पृच्छा, को वारंटो। इसका मतलब है कि इस अधिकार से ये किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल करता है जो गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया हो। तो हमने समानता से लेकर स्वतंत्रता तक और फिर इन अधिकारों को बचाने वाले इस मजबूत कवच तक की बात की। ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो बताता है कि एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा हमने मेनका गांधी से लेकर पुट्टस्वामी केस तक देखा, ये अदालत के फैसलों और समाज की जरूरतों के हिसाब से लगातार विकसित होते रहते हैं। सही कहा, ये एक जीवित दस्तावेज है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है। हमारे नोट्स में अनुच्छेद 33 का उल्लेख है, जिसके तहत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि अनुशासन बना रहे।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक समाज किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये रेखा आखिर खींची कहाँ जाती है और इसे खींचने का अधिकार किसे है? नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की कहानी सुनेंगे जो एक सपने जैसा है, एक ऐसे भारत का सपना जहां सबको न्याय और बराबरी मिले। ये है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत ही संक्षिप्त नोट्स हैं, लेकिन कहानी इनमें गहरी छुपी है। और ये कहानी सीधी नहीं है। इसमें आदर्श हैं, ज़मीनी हकीकत से टकराव है और अदालतों में चली लंबी लड़ाइयाँ हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये नीति निदेशक सिद्धांत या DPSP आखिर हैं क्या भला? स्रोत बताते हैं कि ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि हमारे संविधान की आत्मा का एक हिस्सा है। आसान भाषा में सोचें तो ये सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट या एक नैतिक कंपास की तरह है। संविधान बनाने वालों ने कहा, देखो हम एक देश बना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी बताना होगा कि इस देश को जाना कहाँ है। तो ये सिद्धांत बताते हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनना है। एक मिनट, यहीं पर एक उलझन है। हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं कि अगर सरकार उन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। लेकिन DSP के लिए ऐसा नहीं है। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर इन्हें संविधान में रखने का क्या फायदा? ये तो बस अच्छी बातें हो गईं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर लोग पूछते हैं। संविधान निर्माता ये जानते थे कि आज़ादी के समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को एक झटके में लागू कर सकें। इसलिए उन्होंने इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये देश को चलाने के लिए मौलिक हैं। इसका मतलब था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई कानून बनाए तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। ये एक वादा था आने वाली पीढ़ियों से। मतलब ये कि सिर्फ वोट देने का राजनैतिक लोकतंत्र काफी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी बनाना था। ठीक है, तो इस टू डू लिस्ट में क्या क्या था? नोट्स में 3 तरह के सिद्धांतों का जिक्र है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये तो 3 अलग-अलग दिशाएं लगती हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि संविधान सभा में कितने अलग अलग विचारों को जगह दी गई थी। सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। इनका मूल मंत्र यह है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो, सबको बराबर मौके मिले। और अगर कोई जरूरतमंद है तो उसे मदद मिले। बिल्कुल, जैसे अनुच्छेद 39A कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाए। ये सब उसी सोच का हिस्सा है। ठीक है, ये तो समझ में आता है, एक बराबरी वाले समाज का लक्ष्य। लेकिन फिर गांधीवादी सिद्धांत इसमें कैसे फिट होते हैं? एक तरफ हम एक मॉडर्न देश की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी जी के कुटीर उद्योग और ग्राम स्वराज्य की। क्या संविधान सभा में इस पर बहस नहीं हुई? ये दोनों विचार एक साथ कैसे आए? बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल बहस हुई थी। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने का प्रतिबिंब है। जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अच्छा, तो जो आज का हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसका बीज यही था? हाँ बिल्कुल। और ये गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था कि असली भारत गांवों में बसता है और शक्ति दिल्ली में नहीं बल्कि गांव की पंचायत में होनी चाहिए। इसी तरह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात करना, ये सब उसी सोच से निकले हैं। लेकिन इसे लागू होने में तो दशकों लग गए। यही तो DPSP की कहानी है। ये एक वादा है जिसे पूरा करने में वक्त लगता है। संविधान निर्माताओं ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने गांधी जी के विचारों को सम्मान दिया, लेकिन साथ ही एक तीसरी श्रेणी भी रखी, उदार बौद्धिक सिद्धांत। और ये क्या कहते? ये सिद्धांत उदारवाद और आधुनिक सोच पर आधारित हैं। इनमें कुछ बहुत ही चर्चित और आज भी बहस का विषय बनने वाले विचार हैं, जैसे अनुच्छेद 44 जो कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। UCC जो आज भी इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, या फिर अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है ताकि इंसाफ पर कोई दबाव ना हो। और अनुच्छेद 51 जो कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वाह,
तो ये तो विचारों का एक दिलचस्प कॉकटेल है। समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद सब एक ही जगह। लेकिन क्या ये अद्भुत मिश्रण एक तरह का कंफ्यूजन नहीं दिखाता, जैसे सरकार को एक ही समय में उल्टी दिशाओं में जाने के लिए कहा जा रहा हो? ये एक तरह का कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन असल में ये दूरदर्शिता थी। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत एक बहुत विविध देश है और किसी एक विचारधारा से इसे नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने भविष्य की सरकारों को विकल्प दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये विचार पत्थर की लकीर थे या वक्त के साथ भारत की जरूरतें बदलीं और इन सपनों में भी नए रंग भरे गए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि 1950 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। तो क्या इन सिद्धांतों में कोई बदलाव हुए? हमारे नोट्स में कुछ संशोधनों का जिक्र है। बिल्कुल। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। समय के साथ इसमें नए सिद्धांत जोड़े गए। सबसे बड़ा बदलाव आया 1976 में 42वें संशोधन से। उस समय की सरकार ने इसमें कई समाजवादी विचार जोड़े, जैसे एक नया अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, जो कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये तो एक बड़ा कदम था, मजदूरों को अधिकार देने की दिशा में। बहुत बड़ा। और उसी संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, अनुच्छेद 48A। ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और जंगलों और वन्य जीवों को बचाए। सोचिए, 1970 के दशक में ही हमारे संविधान में पर्यावरण की चिंता को जगह दे दी गई थी। हाँ, इसके बाद 44वें संशोधन ने भी आय और अवसरों की असमानता को कम करने पर और जोर दिया। और एक बदलाव शिक्षा को लेकर भी हुआ था, है ना? हाँ, वो 2002 में 86वें संशोधन से हुआ। इसने अनुच्छेद 45 की भाषा बदल दी। अब ये कहा गया कि राज्य की जिम्मेदारी 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी संशोधन ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। तो जो पहले एक निदेशक सिद्धांत था, वो अब एक कानूनी अधिकार बन गया। ये दिखाता है कि डीपीएसपी कैसे समय के साथ मौलिक अधिकारों में भी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में ही एक तरह का तनाव मौजूद है। एक तरफ मौलिक अधिकार जो सरकार की शक्ति को रोकते हैं, और दूसरी तरफ ये सिद्धांत जो सरकार को काम करने के लिए कहते हैं। ये तो तय था कि कभी न कभी इनकी टक्कर होगी। क्या ऐसा हुआ? क्या ये मामला कभी कोर्ट तक पहुंचा? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। और हाँ, ये टक्कर हुई और कई बार हुई। आजादी के तुरंत बाद 1951 में ही चंपकम दौराई राजन नाम का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तब एक सीधा साधा फैसला दिया, अगर मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में कोई टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही जीतेंगे। डीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के नीचे रहकर काम करना होगा। तो शुरुआत में पल्ला मौलिक अधिकारों का भारी था। ये स्थिति कब बदलनी शुरू हुई? ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही। 1967 के मशहूर गोलकनाथ मामले में भी कोर्ट ने यही कहा। लेकिन असली भूचाल आया 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले से। इस एक केस ने भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। यहां से कोर्ट ने एक नया रास्ता निकाला, जिसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है झगड़ा मत करो, तालमेल बिठाओ। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दुश्मन नहीं हैं। सोचिए, एक गाने में एक सिंगर है और एक गिटारिस्ट, दोनों को साथ में परफॉर्म करना होगा, तभी एक अच्छा गाना बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिंगर ही गाएगा और गिटार बंद रहेगा, या सिर्फ गिटार बजेगा और सिंगर चुप रहेगा। बिल्कुल, दोनों जरूरी हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान को पढ़ते समय हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। ये तो बहुत ही समझदारी वाला नजरिया है। तो इस संतुलन को आखिरी रूप कब और कैसे मिला? नोट्स में मिनर्वा मिल्स केस का भी जिक्र है। बिल्कुल, मिनर्वा मिल्स मामले मतलब 1980 में उसने इस संतुलन पर आखिरी मोहर लगा दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ आज़ादी का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का रोड मैप है। मौलिक अधिकार आपको राजनीतिक आज़ादी देते हैं, बोलने की, घूमने की, धर्म की आज़ादी, लेकिन डीपीएसपी उस आज़ादी को जीने लायक बनाने का वादा करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और न्याय का वादा। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, ये सिर्फ संतुलन नहीं है, ये एक दूसरे का वजूद पूरा करते हैं। किसी एक को दूसरे से ऊपर रखना संविधान की नींव को हिलाने जैसा है। तो आज की स्थिति यह है कि दोनों एक रथ के दो पहियों की तरह है। ये एक बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण लगता है, लेकिन इसके बावजूद इन सिद्धांतों की आलोचना क्यों होती है?
स्रोत में लिखा है कि इन्हें बिना किसी तर्क के बनाया गया और अस्पष्ट कहा गया है। हाँ, और इन आलोचनाओं में कुछ हद तक सच्चाई भी है। सबसे पहली और बड़ी आलोचना तो वही है जिस पर हमने बात की कि ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। आलोचक कहते हैं कि बिना कानूनी ताकत के ये सिर्फ अच्छी इच्छाएं या नैतिक भाषण बनकर रह जाते हैं। और अस्पष्ट होने वाली बात का क्या? वो भी एक मुद्दा है। कुछ सिद्धांत बहुत सामान्य भाषा में लिखे गए हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करना। अब इन बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या है, इसे कोई भी सरकार अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है। और तीसरी आलोचना ये है कि क्योंकि इन्हें लागू न करने पर कोई सजा नहीं है, तो सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें नजरअंदाज कर सकती हैं। तो क्या ये आलोचनाएं सही हैं? क्या ये सिद्धांत वाकई सिर्फ कागजी शेर हैं? यहाँ हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। ये सच है कि इनके पीछे कानूनी ताकत नहीं है, लेकिन इनके पीछे असली ताकत राजनीतिक है, जनता की ताकत। चुनाव के समय जनता सरकार से पूछ सकती है कि आपने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए क्या किया। अच्छा, एक तरह से पॉलिटिकल जवाबदेही बनती है। बिल्कुल। और अगर हम आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो पंचायती राज का कानून, जमींदारी खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून, न्यूनतम मजदूरी का कानून, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और पर्यावरण बचाने के लिए बनाए गए ढेरों कानून, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं से प्रेरित है। हाँ, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। तो ये पूरी तरह बेअसर नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा या उसकी अंतरात्मा की आवाज है। भले ही अदालतें उन्हें लागू न करवा पाएं, लेकिन वो देश के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह है, जो बताते हैं कि एक आदर्श कल्याणकारी भारत कैसा दिखना चाहिए। वे एक तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिद्धांत हमें लगातार याद दिलाते हैं कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा और खोखला है। मौलिक अधिकार हमें नागरिक बनाते हैं, लेकिन निदेशक सिद्धांत हमें एक बेहतर समाज बनाने का लक्ष्य देते हैं। दोनों मिलकर ही एक सच्चे और पूरे लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए थे, उस समय की सामाजिक और आर्थिक हकीकत को ध्यान में रखते हुए। आज की दुनिया बहुत अलग है। हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, डेटा प्राइवेसी और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसी नई चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या फिर 21वीं सदी के भारत की नई चुनौतियों और आकांक्षाओं के लिए हमें इन्हें फिर से परिभाषित करने या शायद कुछ नए सिद्धांत जोड़ने की जरूरत है? तो आज हमारे सामने भारतीय संविधान पर तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और इनका विषय है मौलिक कर्तव्य। लेकिन ये संविधान की कहानी का मतलब एक अजीब सा अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो 26 साल देर से आया। आज हमारा मिशन इन नोट्स के जरिए इस पहेली को सुलझाना है कि भाई अधिकारों से भरे हमारे संविधान में अचानक जिम्मेदारियों का यह अध्याय जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये एक जरूरी संतुलन था या सिर्फ एक नैतिक उपदेश? और यहीं से पहला बड़ा सवाल उठता है। हम हमेशा सुनते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? इन नोट्स को देखकर तो लगता है कि कहानी में कई और परतें हैं। चलो देखते हैं इस बारे में क्या मजेदार बात निकल कर आती है। बिल्कुल, और ये परतें हमें सीधे ले जाती हैं संविधान के भाग 4A मतलब IVA और उसके अकेले अनुच्छेद 51A पर। ये संविधान का वो कोना है जो भारतीय नागरिकता को सिर्फ हक मांगने वाले नजरिए से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाले नजरिए से भी देखता है। एक तरह से एक नैतिक और नागरिक रोड मैप बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या ये? और मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अगर ये इतने ही मौलिक थे तो फिर 1950 में हमारे मूल संविधान में क्यों नहीं थे ये? इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें भारत के एक खास राजनीतिक दौर में ले जाता है। आसान भाषा में कहें तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए 11 जिम्मेदारियों की एक सूची है। और रही बात इनके बाद में जोड़े जाने की, तो हाँ, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 1976 मतलब देश में इमरजेंसी का दौर। क्या इसका उस माहौल से कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। इन नोट्स में बताया गया है कि इन्हें लाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और इस समिति का गठन इमरजेंसी के दौरान ही किया गया था। उस वक्त मतलब सरकार का मानना था
कि लोग अपने अधिकारों पर तो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, जिससे देश में अव्यवस्था फैल रही है। तो नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए इस अध्याय को जोड़ने का फैसला किया गया। अच्छा, तो ये एक तरह से उस समय की राजनीतिक सोच का नतीजा थे। और इन नोट्स में लिखा है कि इनकी प्रेरणा यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक कम्युनिस्ट देश से प्रेरणा लेना, ये एक दिलचस्प बिंदु है। देखिए, उस समय कई समाजवादी विचार भारतीय राजनीति पर हावी थे, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक संविधानों में, जैसे जापान का संविधान है, उसमें भी नागरिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो प्रेरणा कहीं से भी ली गई हो, विचार ये था कि लोकतंत्र में नागरिकता एक दो तरफा रास्ता है। जब इन्हें 1976 में जोड़ा गया, तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में 2002 में 86वें संशोधन से एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11 कर्तव्य। चलिए अब इन पर आते हैं। ये हैं क्या? क्योंकि मुझे डर है कि ये सिर्फ भारी भरकम शब्द ना हो, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या इनमें कुछ ऐसा है जो आम नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सके? आपका डर जायज है, क्योंकि हाँ, कुछ कर्तव्य आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक सूची नहीं है। ये असल में 3 तरह के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हमारा रिश्ता राष्ट्र के प्रतीकों और इतिहास से, हमारा रिश्ता अपने साथी नागरिकों और समाज से, और हमारा रिश्ता खुद के विकास और पर्यावरण से। ये एक नागरिक का 360 डिग्री ब्लूप्रिंट है एक तरह से। 3 तरह के रिश्ते, ये सुनने में दिलचस्प है। चलिए पहले रिश्ते से शुरू करते हैं, राष्ट्र के साथ हमारा रिश्ता। बिल्कुल, पहला समूह इसी पर केंद्रित है। कर्तव्य ए कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो हुई सीधी बात। फिर कर्तव्य बी कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और सी और डी कहते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, तो पहले कुछ कर्तव्य हमें राष्ट्र के प्रतीकों और उसके अतीत से जोड़ते हैं। ये एक नागरिक से देशभक्ति की उम्मीद करते हैं। लेकिन एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा या झंडा नहीं होता, वो लोगों से बनता है। तो क्या इन कर्तव्यों में हमारे आपसी सामाजिक व्यवहार को लेकर भी कोई दिशा निर्देश है? हाँ, और यहीं से दूसरा रिश्ता शुरू होता है, हमारा समाज के साथ रिश्ता। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से है। कर्तव्य ई कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। और इसी में आगे जोड़ा गया है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। ये सिर्फ भाईचारे की बात नहीं कर रहा, बल्कि सीधे सीधे महिलाओं के सम्मान को एक मौलिक कर्तव्य से जोड़ रहा है। बिल्कुल, और इसी सामाजिक रिश्ते को मजबूत करता है अगला कर्तव्य एफ, जो कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। एक मिनट, ये समग्र संस्कृति या कंपोजिट कल्चर क्या है? ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है पर समझा कम जाता है। समग्र संस्कृति का मतलब है भारत की वो अनोखी पहचान जो हजारों सालों में अलग अलग धर्मों, भाषाओं, कलाओं और परंपराओं के घुलने मिलने से बनी है। ये सिर्फ ताजमहल या कथक नहीं है, ये वो गंगा जमुनी तहजीब है, वो सहिष्णुता है, वो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की परंपरा है। ये कर्तव्य कहता है कि इस मिली-जुली विरासत को बचाए रखना एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसे किसी एक रंग में रंगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समझ गया। तो यह विविधता में एकता को बनाए रखने का कर्तव्य है। अब तीसरे रिश्ते पे आते हैं, खुद से और पर्यावरण से। हाँ, तीसरा समूह व्यक्तिगत और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की बात करता है। कर्तव्य घ, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की बात करता है। फिर आता है कर्तव्य अ, जो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। रुकिए,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? सरकार या अदालत कैसे तय कर सकती है कि सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? कल को कोई कह सकता है कि कोई धार्मिक मान्यता या परंपरा अवैज्ञानिक है। क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इन कर्तव्यों की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है, इनकी भाषा का अस्पष्ट होना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब संविधान बनाने वालों के लिए शायद तर्कसंगत सोच और अंधविश्वास से दूरी थी, लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी व्याख्या बहुत अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है। इसी तरह कर्तव्य जे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। अब उत्कृष्टता को आप कैसे मापेंगे? सही बात है। ये तो मेरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे लिखे कमेंट जैसा लगता है, कुड डू बेटर। शायद ये कर्तव्य वही राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड का कमेंट है। लेकिन मजाक से हटकर, क्या इतनी व्यक्तिपरक चीज को संविधान में रखना सही है? संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और आखिरी 11वां कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया, वो है कि जो हर माता पिता या अभिभावक पर ये जिम्मेदारी डालता है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो हमने 11 कर्तव्यों को समझ लिया, लेकिन अब मैं उस सवाल पर वापस आना चाहता हूं जो हम सबको परेशान कर रहा है। मान लीजिए मैं उत्कृष्टता के लिए प्रयास नहीं करता या अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाता, तो क्या होगा? क्या मुझे इसके लिए कोई सजा हो सकती है? क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है? यहाँ पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इन सभी कर्तव्यों की प्रकृति, जैसा कि इन नोट्स में साफ लिखा है, गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल है। गैर न्यायोचित। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है, जहां मैं सीधे कोर्ट जाकर कह सकता हूं कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है। ये एक तरह की नैतिक सलाह है, कानून का डंडा नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। गैर न्यायोचित का सीधा मतलब है कि इनके उल्लंघन पर आप किसी को सीधे अदालत में नहीं घसीट सकते, और न ही अदालत सीधे तौर पर इन्हें लागू करने का आदेश दे सकती है। यह इन्हें मौलिक अधिकारों से बिल्कुल अलग बनाता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। अगर सरकार आपके बोलने की आज़ादी छीनती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी अपनी मिलीजुली संस्कृति का सम्मान नहीं करता, तो आप उस पर इस आधार पर केस नहीं कर सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? अगर ये सिर्फ नैतिक सलाह हैं, तो इन्हें संविधान जैसी पवित्र किताब में रखने का क्या मतलब हुआ? ये तो बस अच्छी अच्छी बातों की एक सूची लगती है जिनका कोई कानूनी वजन नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। गैर न्यायोचित होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है। इनका कानूनी वजन सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से है। संसद चाहे तो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। अच्छा, क्या ऐसा किया गया है? कोई उदाहरण है हमारे पास? कई उदाहरण हैं, जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान वाले कर्तव्य को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 मौजूद है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको सजा मौलिक कर्तव्य तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस कानून को तोड़ने के लिए होगी। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को बल देने के लिए दर्जनों कानून है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप जंगल काटते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं, तो आपको इन कानूनों के तहत सजा होगी। मैं समझ रहा हूँ। तो ये कर्तव्य एक तरह से दिशा निर्देश हैं जो संसद को बताते हैं कि नागरिकों से क्या उम्मीद है और उस दिशा में कानून बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ संसद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इनका इस्तेमाल करता है। कई बार जब कोई कानून अदालत में चुनौती दी जाती है, तो कोर्ट ये देखता है कि क्या वो कानून किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है। अगर हाँ, तो कोर्ट उस कानून को सही ठहरा सकता है। ये एक तरह से कानूनों की व्याख्या करने के लिए एक नैतिक कंपास का काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? अगर इन्हें सीधे लागू नहीं कर सकते और इनकी भाषा भी कहीं कहीं अस्पष्ट है, तो संविधान में इन्हें रखने का असल मकसद क्या पूरा हुआ? देखिए, इनका मकसद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नागरिक और शैक्षिक ज्यादा है। इन नोट्स में इनके महत्व को 3 बिंदुओं में समेटा गया है। पहला, ये नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर है कि अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं, ये एक संतुलन बनाते हैं। दूसरा, ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को जलाना या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने के खिलाफ एक चेतावनी का काम करते हैं।
और तीसरा, ये नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले नागरिकों से बनता है। ये तो इनका सकारात्मक पक्ष हुआ, लेकिन आलोचनाओं का क्या? हमने अस्पष्ट भाषा की बात तो की, लेकिन क्या और भी कोई बड़ी आलोचना है? हाँ, इन नोट्स में कुछ और आलोचनाएं भी बताई गई हैं। सबसे बड़ी आलोचना तो वही है कि ये बिना दांतों वाले शेर हैं, मतलब कानूनी शक्ति के बिना ये सिर्फ नैतिक उपदेश हैं। दूसरी आलोचना, जैसा हमने चर्चा की, भाषा की अस्पष्टता है। उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति जैसे शब्दों की कोई एक परिभाषा नहीं है। एक और दिलचस्प आलोचना ये है कि इस सूची में कुछ जरूरी कर्तव्य शामिल नहीं किए गए हैं, जैसे वोट डालना या टैक्स देना। ये तो किसी भी लोकतंत्र में नागरिक के सबसे बुनियादी कर्तव्य माने जाते हैं, पर वे सूची में नहीं है। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। वोट डालना इस लिस्ट में नहीं है। तो आज के इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर हमें कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? सबसे पहला और बड़ा बिंदु ये है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यूएसएसआर से प्रेरित होकर जोड़ा गया है। दूसरा, इनकी कुल संख्या 11 है, जिनमें से आखिरी कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है। तीसरा और सबसे जरूरी, ये गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर सकती है। और आखिर में ये अधिकारों के विरोधी नहीं, बल्कि उनके पूरक हैं, जो एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिकता की नींव रखने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कर्तव्य अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक तरह से संविधान में एक आईना है, जो हमें यानी नागरिकों को यह याद दिलाता है कि नागरिकता सिर्फ हक जताना नहीं है, बल्कि देश और समाज के प्रति कुछ फर्ज निभाना भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों की सिर्फ दर्शक के तौर पर नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार के तौर पर जरूरत होती है। एक ऐसी भागीदारी जो अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को समझती और सम्मान देती हो। इन नोट्स में बार बार अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन की बात आई है। यह हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार भी छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब किसी समाज का पूरा ध्यान सिर्फ अधिकारों पर टिक जाता है तो क्या होता है, और जब किसी सत्ता का पूरा जोर सिर्फ कर्तव्यों पर होता है तो क्या होता है? एक आदर्श नागरिक और एक आदर्श राष्ट्र के लिए इन दोनों के बीच वो सही नाजुक संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये सवाल इन कर्तव्यों से भी बड़ा है।